हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर। ये हमारा तीसरा लेक्चर है ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज फॉर ऑल बैंकिंग एग्जामिनेशन। तो ऑल बैंकिंग एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर हमने एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ऑन बैंकिंग अवेयरनेस, ऑन कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ऑन रीजनिंग, जर्नल इकोनॉमिक्स और भी काफी सब्जेक्ट्स। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो एमसीक्यू सीरीज मैंने स्टार्ट की है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए फिर जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हम लास्ट के दो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन है द बैंकिंग ओम्बुड्समैन। जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन होता है वो क्या होता है। तो 5 ऑप्शन दिए गए हैं आपको क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन क्या है, इज इन चार्ज ऑफ बैंक लोन फॉर बसेस। दूसरा है इट फिक्सेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर लोन। तीसरा है इट रिजॉल्व द कंप्लेन ऑफ कस्टमर। चौथा है इशू लाइसेंस फॉर अ न्यू बैंक ब्रांच। नेक्स्ट है इज द हेड ऑफ ऑल नेशनलाइज बैंक। ठीक है, तो ये 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन है व्हाट इज दैट, वो क्या है। ठीक है, तो चलिए ये जो टर्म है ये शायद आपके लिए नया हो, ये जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन है ये क्या होता है ये पहले हम देख लेते हैं और फिर आप खुद ही आंसर कर लेंगे कि इसका आंसर इन पांचों ऑप्शन में से क्या है। ठीक है, तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन जो होता है दिस इज अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। ये एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। क्वासी मतलब होता है पार्शियल। ये एक पार्शियल जुडिशियल अथॉरिटी है विच इज क्रिएटेड इन 2006, जिसको क्रिएट किया गया था 2006 में। ठीक है, ये ऑपरेटिव हुई थी, मतलब स्टार्ट किया था इसने काम 2006 में। और इसका पर्पस क्या था, इसको एस्टैब्लिश करने का पर्पस क्या था, टू इनेबल द रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट ऑफ कस्टमर ऑफ बैंक। बैंक के जो कस्टमर हैं, ठीक है, बैंक जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उनसे रिलेटेड अगर बैंक के जो कस्टमर हैं उनकी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उनकी कुछ कंप्लेन है, ठीक है, तो उसको रिजोल्व करना ये इसका काम था। ठीक है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन का। और इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट भी होते रहे, जैसे जुलाई 2017 में अमेंडमेंट हुए। ठीक है, और लेटेस्ट आरबीआई ने एक न्यू इंटीग्रेटेड एम्बुड्समेंट स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, इन 2021 में लेटेस्ट आरबीआई ने एक न्यू इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, तो दिस इज बैंकिंग ओम्बुड्समैन। तो अब मेरे ख्याल से यू कैन वेरी इजली आंसर कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन का पर्पस क्या है, टू रिजॉल्व द कंप्लेन ऑफ कस्टमर। बैंक जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि बैंक जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है कस्टमर को, उससे अगर रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है तो उसको रिजॉल्व करने का काम करता है। ठीक है, एंड इट्स अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। ये एक पार्शियल जुडिशियल अथॉरिटी है। ठीक है, क्रिएटेड इन 2006 में क्रिएट किया गया था और लेटेस्ट इसमें अमेंडमेंट कब हुआ है, 2021 में हुआ है, आरबीआई ने किया है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कॉर्पोरेशन बैंक है दिस इज अ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग कंपनी। ये एक पब्लिक सेक्टर बैंकिंग कंपनी है, हम जानते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन कोलकाता, मैंगलोर, चेन्नई, बैंगलोर एंड मुंबई। ठीक है, तो इसमें 5 ऑप्शन आपको इसमें दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि विच वन इज द करेक्ट आंसर, कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है कि जो कॉर्पोरेशन बैंक है जो एक पब्लिक सेक्टर बैंकिंग कंपनी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, तो हम जानते हैं ये जो कॉर्पोरेशन बैंक है ये क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग कंपनी है। इसका मतलब क्या है, मेजॉरिटी ऑफ इट्स स्टेक इज होल्ड बाय गवर्नमेंट। इसके जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है ये कौन होल्ड करता है, गवर्नमेंट। ठीक है, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज सिचुएटेड एट मैंगलोर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो कॉर्पोरेशन बैंक है इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज इन मैंगलोर। ठीक है, और ये जो कॉर्पोरेशन बैंक है इसकी प्रेजेंस क्या है, ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया में इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं। ठीक, अब जरा एक छोटा सा क्वेश्चन है मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ठीक है, 2019 में हम जानते हैं कि 2019 में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर थी मिस निर्मला सीतारमन, इन्होंने कुछ मर्जर्स किए थे। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके कुछ मर्जर हुए थे। तो आपको बताना है ये जो कॉर्पोरेशन बैंक से भी रिलेटेड एक मर्जर हुआ था, याद आ रहा है, 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ मर्जर किए थे बैंक्स के, तो कॉर्पोरेशन बैंक से रिलेटेड भी मर्जर हुए थे। तो कॉर्पोरेशन बैंक प्लस एक और बैंक, ठीक है, उसको मर्ज किया गया था किस बैंक में, ये आपको बताना है। दिस इज माय
क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि 2019 में कॉर्पोरेशन बैंक और एक और बैंक, इन दोनों को मर्ज किया गया था इनटू विच बैंक, किस बैंक में मर्ज किया गया था। ठीक है, चलिए एक इसमें से बता देती हूँ, कॉर्पोरेशन बैंक एंड आंध्रा बैंक। कॉर्पोरेशन बैंक एंड आंध्रा बैंक, इन दोनों बैंक को मर्ज किया गया था इनटू दिस बैंक, इस बैंक में मर्ज किया गया था। ठीक है, तो आपको बताना है ये कौन सा बैंक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, और फिर 2019 में इन्होंने मर्जर किया था, फिर 1 अप्रैल 2020 से जितनी भी ब्रांचेस थी कॉर्पोरेशन बैंक की एंड आंध्रा बैंक की, दे बिकम द ब्रांचेस ऑफ दिस बैंक, इस बैंक की ब्रांच हो गई थी। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या आपको रिप्लाई करना है? आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 2019 में जो मर्जर हुआ था उसमें कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक किस बैंक में मर्ज हुए थे, तो वो रिप्लाई आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। मुझे आपका एक कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं देखती हूँ कि कितने व्यूज आते हैं और कितने कमेंट आते हैं। ठीक है, और अगर आंसर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप गूगल करिए, आप बुक से सर्च करिए। ठीक है, बट कोशिश करिए कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए आंसर। ठीक है, आपकी ही प्रिपरेशन होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइवेट बैंक इन इंडिया? इसमें से कौन सा प्राइवेट बैंक नहीं है? तो प्राइवेट बैंक पहले देख लेते हैं कि प्राइवेट बैंक होता क्या है। देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक तो हम समझ गए, वो बैंक जिसके मेजोरिटी ऑफ स्टेक इज होल्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्ड करता है तो उसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। प्राइवेट बैंक यानी वो बैंक जिसके मेजोरिटी ऑफ स्टेक यानी मेजोरिटी ऑफ शेयर इज हेल्ड बाय शेयर होल्डर ऑफ द बैंक, जो बैंक के जो शेयर होल्डर्स है, एंड नॉट बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ना होल्ड करे, जो बैंक के जो शेयर होल्डर हैं वो जब मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्ड करते हैं तो उसको कहते हैं हम प्राइवेट बैंक। ठीक, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्राइवेट बैंक नहीं है। ठीक, तो प्राइवेट बैंक इंडिया में कौन कौन से है? जैसे आरबीएल बैंक हुआ, एचडीएफसी हुआ, आईसीआईसी हुआ, कोटक महिंद्रा बैंक हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, येस बैंक हुआ, ये सब क्या है? प्राइवेट बैंक है। ठीक है, देखिए अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है जरा देख लेते हैं। येस बैंक, तो येस बैंक तो एक प्राइवेट बैंक है। एचडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंक है, एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट बैंक है। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं ये चार तो प्राइवेट बैंक है, यानी बचा केवल आईडीबीआई। ठीक है, तो जरा एक क्वेश्चन, एक खास बात बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन 2011 का है। ये जो क्वेश्चन है ये एसबीआई क्लर्क में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। उस टाइम आईडीबीआई वाज नॉट अ प्राइवेट बैंक। आईडीबीआई जो है इट वाज नॉट अ प्राइवेट बैंक, वो उस टाइम प्राइवेट बैंक नहीं था। तो 2011 में जब ये क्वेश्चन आया था तब इसका आंसर क्या था? ऑप्शन ई वाज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन आज क्या चल रहा है? आज चल रहा है 2022, 2022 चल रहा है। तो आज की तारीख तक यानी एट प्रेजेंट 2022 में आईडीबीआई इज क्लासिफाइड एज अ प्राइवेट बैंक बाय आरबीआई। 2022 में आरबीआई ने, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बैंकर्स ऑफ बैंक है, उसने आईडीबीआई को क्लासिफाई कर दिया है एज अ प्राइवेट बैंक। तो नाउ आईडीबीआई इज अ प्राइवेट बैंक। लेकिन ये क्वेश्चन 2011 का आया हुआ है, उस टाइम आईडीबीआई वाज नॉट अ प्राइवेट बैंक। तो उस टाइम के हिसाब से ई वाज द करेक्ट आंसर। लेकिन आज के हिसाब से 2022 के हिसाब से ये जो पांचों ही ऑप्शन दिए गए हैं, ये पांचों ऑप्शन क्या है? ये पांचों ऑप्शन है प्राइवेट बैंक, ये प्राइवेट बैंक है पांचों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? इसका करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज होगा आज की तारीख पे 2022 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? नन ऑफ दीज, पांचों ही इसमें क्या है? प्राइवेट बैंक है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो प्राइवेट बैंक ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड। नाबार्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द फंक्शन ऑफ। जो नाबार्ड है उस वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग द फंक्शन ऑफ। नाबार्ड किसके फंक्शन को सुपरवाइज एंड रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, पांच ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस बैंक, दूसरा है कोऑपरेटिव एंड रीजनल रूरल बैंक, अगला है कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड ओवरसीज बैंकिंग यूनिट, नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर एंड मल्टीनेशनल बैंक्स, नेक्स्ट इज आरबीआई। ठीक है, तो पांच ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि जो नाबार्ड है उसका क्या काम है? सुपरवाइज एंड रेगुलेट करना। किसके फंक्शन को सुपरवाइज एंड रेगुलेट करता है? ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। तो चलिए मैं पहले आपको थोड़ा सा नाबार्ड के बारे में बता देती हूँ, आप खुद ही देख लेंगे कि इसमें से पांचों में से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? बताइए, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? मेरे साथ बोलिए, नेशनल बैंक। देखिए नाबार्ड क्या है? इट्स अ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, इट्स अ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, ए फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। ठीक है, एंड इट्स एन एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी, ये टॉप मोस्ट रेगुलेटरी बॉडी है फॉर ओवरऑल रेगुलेशन ऑफ आरआरबीज।
RRBs मतलब रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। इट इज एन एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी, वैसे भी नाम से समझ में आ रहा है कि इसका काम क्या है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। इसके फुल फॉर्म, इसके नाम से ही इसका काम समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या है ये, नेशनल बैंक है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो ये इट्स एन एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी फॉर ओवरऑल रेगुलेशन ऑफ आरआरबीज, जो इंडिया में जो आरआरबीज हैं यानी रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनके रेगुलेशन के लिए काम करता है, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करता है, प्लस जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उनके डेवलपमेंट के लिए काम करता है नाबार्ड, ठीक है। एंड नाबार्ड वर्क अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जुरिडिक्शन में नाबार्ड काम करता है। और नाबार्ड का पर्पस क्या है, नाबार्ड का पर्पस बताया अभी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना, रूरल डेवलपमेंट करना, ठीक है, रीफाइनेंसिंग करना, सुपरविजन करना, किसका, आरआरबीज एंड कॉर्पोरेटिव बैंक्स का। तो ये सारे काम है नाबार्ड के, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आप इजिली इन पांचों ऑप्शन को रीड करके बता सकते हैं कि कौन सा सही ऑप्शन है इसमें। तो इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी सही आंसर है कि नाबार्ड रिस्पॉन्सिबल है फॉर regulating and supervising the function of cooperative banks and regional rural banks। जो cooperative banks हैं and regional rural banks हैं उनके regulation और supervision के लिए काम करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, which of the following institution is regarded as lender of the last resort। इसमें से किस इंस्टीट्यूशन को कहा जाता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट बाय बैंक्स इन इंडिया। इंडिया के जो बैंक्स हैं, ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किसको कहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं, स्टेट ट्रेजरी को कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं, वर्ल्ड बैंक को कहते हैं, कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को कहते हैं। इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है, ठीक है। तो जब मैंने इकोनॉमिक्स की, देयर इज अ सेपरेट प्लेलिस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन माय चैनल, तो जब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो उसमें मैंने आरबीआई पे एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप इजिली इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, पहले तो ये मैं बता देती हूँ इसका मतलब क्या होता है। देखिए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है कि अगर कहीं से भी फंड का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अगर बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं बच रहे हैं, सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है, और फंड अगर चाहिए बोरो करना है, तो वो लेंडर जो एक आखिरी उम्मीद है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यानी आखिरी में किसके पास जाएंगे, आखिरी उम्मीद क्या है, वो आपको बताना है। इसी को कहा जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। यानी जब सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट हो जाए, सारे ऑप्शन खत्म हो जाए, तो लास्ट में आप जिसके पास जाएंगे अर्जेंटली अगर फंड की रिक्वायरमेंट हो, तो उसको कहा जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इंडिया में सारे बैंक के लिए जो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है दैट इज बैंकर्स ऑफ बैंक। वो कौन है, बैंकर्स ऑफ बैंक, कौन, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया में बैंकर्स ऑफ बैंक है, बैंकों का बैंक है, फादर ऑफ ऑल बैंक है, जिसका काम है सारे बैंक्स को रेगुलेट करना, ठीक है। एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है फॉर रेगुलेटिंग, फॉर कंट्रोलिंग ऑल द बैंक्स ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको कहा जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। यानी जब सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट हो जाए, हर जगह से ऑप्शन जब खत्म हो जाए, तो आखिरी में जहां से लोन मिल ही जाएगा, ठीक है, बैंक्स को, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसी के साथ आपके लिए एक और दूसरा छोटा सा क्वेश्चन है, वो क्या है कि हु इज द प्रेजेंट गवर्नर, हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के इस समय गवर्नर कौन है, ठीक है। गूगल करिए, बुक से रेफर करिए, चाहे जैसे, मुझे आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और एक बात और है, इस समय चल रहा है 2022, ठीक है। कुछ बच्चे इस वीडियो को शायद 1 साल 2 साल बाद देखेंगे, तो मैं बता दूं इस समय चल रहा है मार्च 2022। तो मार्च 2022 में हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के करेंट गवर्नर कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो आज के लिए आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि कॉर्पोरेशन बैंक प्लस आंध्रा बैंक, ठीक है, ये मर्ज हो गए थे 2019 में, फाइनेंस मिनिस्टर ने मर्ज किया था, ठीक है। और ये मर्ज किस में हुए थे, इनटू विच बैंक, ये आपको बताना है। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि मार्च 2022 यानी करंट जो है गवर्नर ऑफ आरबीआई, अभी जो आरबीआई के गवर्नर है उनका नाम बताना है। तो दीज आर द 2 क्वेश्चंस फॉर यू। आपको कमेंट सेक्शन में इन दोनों क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये था पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट। और एक बार प्लीज मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा। अगर आप ग्रेजुएशन, मास्टर्स के या 11th 12th के स्टूडेंट हैं, तो मैंने आपके लिए अपने चैनल पे अप्रोक्सीमेटली 400 वीडियो लेक्चर्स, आज की तारीख पे 400 वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं,
ठीक है, ऑन दीज सब्जेक्ट। ये जो सब लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इन पे, ठीक है, और ये अभी तक है, ये है अभी तक, यानी मार्च 2022 तक है। आने वाले समय में होपफुली मैं और कई नए सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। ये अभी तक है मार्च 2022 में, ये सारे सब्जेक्ट मैं अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए और खुद भी पढ़िए और फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी तो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।